गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू जीके जीनियस गैलेक्सी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती के रिगार्डिंग जीके और जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि पिछले कई सालों में ये प्रश्न जो हैं कई बार रिपीट कर करके पूछे गए हैं। और हम साथ ही साथ आप समझेंगे कि जीके का सिलेबस कितना है। जीके में जैसे कि 38 प्रश्न पूछे जाते हैं, हिंदी में 37 प्रश्न, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 38 प्रश्न और मेंटल एप्टीट्यूड और रीजनिंग में 37 प्रश्न। टोटल 150 नंबर का प्रश्न पत्र आता है, जिसको आपको हल करना है। 120 मिनट का समय दिया जाता है, जिसको 4 सेक्शन में बांटा जाता है। जीके, हिंदी, न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसमें मैथ पूछा जाता है, और मेंटल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के प्रश्न। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग टॉप 20 क्वेश्चंस जीके के भी हल करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपके ऑप्शन है ए 5, बी 8, सी 11, डी 15। सही जवाब ऑप्शन बी 8। दोस्तों, भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। तो दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चंस बहुत घुमा फिरा के पूछता है कि कर्क रेखा, अगर ऐसे भी पूछ सकता है कि गुजरात से गुजरती है कि नहीं गुजरती है, झारखंड से गुजरती है कि नहीं गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है कि नहीं गुजरती है। तो इस तरह से भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 2, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? आपके ऑप्शन है ए अमीनो अम्ल, बी ग्लूकोज, सी वसा अम्ल, डी सुक्रोज। सही जवाब ऑप्शन बी ग्लूकोज। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः ग्लूकोज का उपयोग करती है। ग्लूकोज कोशिका के लिए ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत होता है। ग्लूकोज एक साधारण शर्करा है जो ऊर्जा जारी रहने की प्रक्रिया के दौरान कोशिका द्वारा सरल यौगिक में टूट जाती है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 3, चंबा की रानी की याद में कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए नैना देवी का मेला, बी सूही का मेला, सी लवी का मेला, डी रिवाल्सर का मेला। सही जवाब ऑप्शन बी सूही का मेला। दोस्तों, चंबा जो है एक जिले का नाम है जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और चंबा की जो महारानी थी उनका नाम था रानी सुनैना। तो सुनैना जो देवी थी उनकी पहली नाम का इसीलिए सूही के नाम से सूही मेला इस नाम का नाम पड़ता है। प्रतिवर्ष रानी की याद में 15 चैत्र से पहली वैसाखी तक मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में केवल स्त्रियां और बच्चे ही जाते हैं। प्रश्न नंबर 4, सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही जवाब ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, सदाकत आश्रम जो है पटना बिहार में दीघा क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे पे पड़ता है। यहाँ भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आवासों में से एक था, जो सेवानिवृत्ति के बाद यहीं पर रहे हैं, यानी रिटायर होने के बाद यहीं पे अपना अंतिम जीवन का, जैसे जब उनकी मौत हुई तो अंतिम दिन यहीं पे बिताया उन्होंने, मतलब यहीं पे उन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपना आखिरी समय व्यतीत किया था। प्रश्न नंबर 5, विश्व अल्पसंख्यक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 18 दिसंबर, बी 10 जनवरी, सी 12 मार्च, डी 25 जुलाई। सही जवाब ऑप्शन ए 18 दिसंबर। 18 दिसंबर 2020 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, जिसको आप इंग्लिश में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ भी कहते हैं, ने विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया था। प्रश्न नंबर 6, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया? आपके ऑप्शन है ए लाओस, बी दिल्ली, सी हिरोशिमा, डी अन्य। सही जवाब ऑप्शन सी हिरोशिमा। दोस्तों, लिटिल बॉय नामक परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को प्रातः 8:15 बजे
B-29 बम वर्षक विमानों से हिरोशिमा पर गिराया गया था। हिरोशिमा एक जापान का एक शहर है जहाँ पे ये परमाणु बम गिराया गया था। जापान के एक और शहर पे परमाणु बम गिराया गया था जिसको नागासाकी कहते हैं। नागासाकी एक अन्य वहाँ का नगर है, वहाँ का एक शहर है जिस पे एक और परमाणु बम गिराया गया था, बट सबसे पहले जो परमाणु बम गिराया गया था वो हिरोशिमा के ऊपर गिराया गया था। प्रश्न नंबर 7, द विंटर पैलेस कहाँ पे स्थित है? आपके ऑप्शन है ए इटली, बी कनाडा, सी रशिया, डी इंग्लैंड। सही जवाब ऑप्शन सी रशिया। द विंटर पैलेस जो है रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में स्थित है। ये जो महल है इसको शीतकालीन महल के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा महल है जो 1732 से 1917 तक पिछले सम्राटों हाउस ऑफ रोमनाव के आधिकारिक निवास के रूप में कार्य करता था। प्रश्न नंबर 8, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए श्रीहरिकोटा पर, बी उड़ीसा तट पर, सी पुलिकट झील पर, डी आंध्र प्रदेश तट पर। सही जवाब ऑप्शन बी उड़ीसा तट पर। डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप को व्हीलर द्वीप के रूप में भी जाना जा सकता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हीलर द्वीप किसको कहते हैं? यह उड़ीसा के तट से दूर स्थित है। मिसाइलों के लिए एकीकृत परीक्षण रेंज इस द्वीप पर स्थित है। यहाँ पे मिसाइलों का परीक्षण होता है। द्वीप का नाम मूल रूप से अंग्रेजी लेफ्टिनेंट व्हीलर के नाम पर रखा गया था, लेकिन सितंबर 2015 में इसका नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। प्रश्न नंबर 9, हिमालय पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? आपके ऑप्शन है ए 2000 किलोमीटर, बी 2100 किलोमीटर, सी 2400 किलोमीटर, डी 3000 किलोमीटर। सही जवाब ऑप्शन सी 2400 किलोमीटर। दोस्तों हिमालय एशिया में लगभग 1550 मील यानी 2400 किलोमीटर के करीब फैला हुआ है, जो उत्तर में तिब्बत के पठार और दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप के जलोढ़ मैदानों के बीच एक अवरोध बनाता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने मील इसकी दूरी है। वैसे तो ये 2400 किलोमीटर, अगर मील में आप बोलेंगे तो 1550 मील। प्रश्न नंबर 10, सूरत से गोवा तक के तट को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए सौराष्ट्र, बी कोंकण, सी गोवा तट, डी मालाबार। सही जवाब ऑप्शन बी कोंकण। गुजरात से गोवा तक का तटीय मैदान कोंकण तट कहलाता है, जबकि गोवा से कर्नाटक के मैंगलुरु तक का क्षेत्र कन्नड़ तट कहलाता है। तो देख लीजिएगा, ये कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 11, भारत की सर्वोच्च चोटी किस हिमालय में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए ट्रांस हिमालय, बी शिवालिक हिमालय, सी महान हिमालय, डी लघु हिमालय। सही जवाब ऑप्शन ए ट्रांस हिमालय। प्रश्न नंबर 12, कौन भारत में शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? आपके ऑप्शन है ए एमआरटीपी अधिनियम, बी सेबी एसईबीआई, सी फेमा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी सेबी एसईबीआई। दोस्तों भारत में शेयर बाजार को सेबी नियंत्रित करता है। सेबी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। दोस्तों भारत में प्रतिभूति और कमोडिटी बाजारों के लिए नियामक प्राधिकरण है। शेयर मार्केट में जितने भी पैसे इन्वेस्ट होते हैं या कोई भी कंपनी इन्वेस्ट करा रही है, शेयर ट्रेडिंग करती है, तो सेबी उनको नियंत्रित करता है। प्रश्न नंबर 13, ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक का क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए मालिक, बी लेनदार, सी देनदार, डी एजेंट। सही जवाब ऑप्शन सी देनदार। दोस्तों ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है, बैंक अपने ग्राहक को एक तरीके के, अगर आपके खाते में पर्याप्त राशि नहीं है तो भी आपके बिलों का भुगतान जारी रखने की अनुमति देता है। कई बैंक अधिक राशि वाले खातों पर अतिरिक्त शुल्क या जुर्माना लगाते हैं। ओवरड्राफ्ट किसी भी अन्य ऋण की तरह है, खाता धारक इस पर भी ब्याज का भुगतान करता है। यानी अगर आपने एक तरीके का कर्जा है, ये बैंक आपको आपके अकाउंट में पैसा नहीं होने के बाद भी आपको एक्स्ट्रा अमाउंट देता है। खाता धारक इस पर ब्याज का भुगतान करता है, यानी आपको ब्याज देना होगा उस पैसे पे। प्रश्न नंबर 14, क्रेडिट कार्ड किसके नाम से जाने जाते हैं?
आपके ऑप्शन है ए प्लास्टिक मनी, बी हार्ड मनी, सी इजी मनी, डी सॉफ्ट मनी। सही जवाब ऑप्शन ए प्लास्टिक मनी। दोस्तों क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी इसलिए कहा जाता है कि बिना आप बैंक नोट या पैसे दिए बिना भी किसी भी तरीके की सेवाओं का आनंद, जैसे कि आप किसी भी चीज़ की खरीदारी, कपड़े, कोई भी चीज़ का बिल, बिना किसी कैश पेमेंट के, बिना किसी मुद्रा के आप इस क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको प्लास्टिक मनी कहा गया है। प्रश्न नंबर 15, गोवा की स्वीकृत राजभाषा है। आपके ऑप्शन है ए कोंकणी, बी गुजराती, सी मराठी, डी पुर्तगाली। सही जवाब ऑप्शन ए कोंकणी। गोवा को राज्य का दर्जा मिलने के बाद देवनागरी लिपि में कोंकणी को वहाँ की राजभाषा घोषित किया गया है, तो इसलिए वहाँ की राजभाषा जो है कोंकणी है। इसके अलावा इससे और भी प्रश्न पूछे जाते हैं। गोवा की राजधानी है पणजी, इसको याद रखिएगा। राजकीय पशु है गोवा का गौर, राजकीय पक्षी है ज्वाला गले वाला बुलबुल, और राजकीय वृक्ष जो है मत्ती है। तो ये सारे क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 16, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? आपके ऑप्शन है ए 1900 ईस्वी, बी 1988 ईस्वी, सी 1999 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी 1988 ईस्वी। दोस्तों राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था समाज के वंचित वर्गों और देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लाभ के लिए प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक अनुसंधान को लागू करने की दृष्टि से साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए 5 राष्ट्रीय मिशनों में से एक के रूप में पहचान की गई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की सफलता के लिए प्रमुख मुद्दे: पहला है राष्ट्रीय प्रतिबद्धता, दूसरा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण, तीसरा शिक्षार्थियों और शिक्षकों की प्रेरणा, चौथा सामूहिक लामबंदी और लोगों की भागीदारी, पांचवा तकनीकी शैक्षणिक इनपुट, छठा कुशल प्रबंधन और निगरानी। तो ये भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 17, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? आपके ऑप्शन है ए नागालैंड, बी सिक्किम, सी मणिपुर, डी मिजोरम। सही जवाब ऑप्शन ए नागालैंड। 1967 में नागालैंड विधानसभा ने भारतीय अंग्रेजी को नागालैंड की आधिकारिक भाषा घोषित किया, और यह नागालैंड में शिक्षा का माध्यम है, यानी यहाँ पे जो लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है वो इंग्लिश ही होगी। अंग्रेजी के अलावा यहाँ पे असमिया, क्रियोल भाषा, नागमीज भी व्यापक रूप से बोली जाती है। प्रश्न नंबर 18, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए सितार, बी सरोद, सी शहनाई, डी तबला। सही जवाब ऑप्शन ए सितार। दोस्तों अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध संगीतकार थे और इन्होंने सितार वाद्य यंत्र का आविष्कार किया है। साथ ही साथ इन्हें तबले के आविष्कार का भी श्रेय दिया जाता है, यानी अगर कभी पूछे तो तबले का आविष्कार भी अमीर खुसरो ने ही किया है। तो ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन नृत्य विद्या से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन है ए चाचरी, बी चैती, सी बिहू, डी घूमर। सही जवाब ऑप्शन बी चैती। दोस्तों चैती जो है एक शास्त्रीय गीत है जिसकी उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप से हुई है, जो हिंदू कैलेंडर के चैत महीने में गाए जाते हैं। तो ये एक नृत्य विद्या नहीं है, ये एक संगीत विद्या है। ये गीत मार्च अप्रैल में श्री रामनवमी के पवित्र महीने, जिसको हम लोग चैत महीना उसी टाइम शुरू होता है, इसीलिए इसको चैती कहा जाता है, ये गाए जाते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के बड़े पैमाने पर कृषि प्रधान समाज ने इस मौसम का बड़ा महत्व है। इसके लिए फसल का मौसम होता है और उस समय ये गाने बहुत ज़्यादा गाए जाते हैं, चैती गाने। प्रश्न नंबर 20, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है ए टीकाकरण, बी अनौपचारिक कर्मचारी, सी ई गवर्नेंस, डी महिला सुरक्षा। सही जवाब ऑप्शन ए टीकाकरण। दोस्तों मिशन इंद्रधनुष को दिसंबर 2014 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम को मजबूत बनाने और फिर से सक्रिय कराने और 2020 तक बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्ण टीकाकरण बीमाकृत राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू किया जा सके।